आपके साथ सृष्टि मैठानी। तो छत्तीसगढ़ में जब जब आदिवासियों का जिक्र हुआ, धर्मांतरण भी उस चर्चा का विषय बना है। दरअसल एक बार फिर धर्मांतरण के स्वर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी सरकार 13 नवंबर को जशपुर में एक विशाल पदयात्रा करने वाली है। वहीं 14 और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर इसे मनाने वाली है। दरअसल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर जिस जिले में पदयात्रा निकलने वाली है, वो एक समय में धर्मांतरण का गढ़ रहा है। बीजेपी ने स्पष्टता से बात रखी है कि आदिवासी पिछड़े क्षेत्र में रहते हैं, इसीलिए किसी भी सरकार की प्राथमिकता उनकी उन्नति की ओर नहीं रहती और इसलिए अब उनकी उन्नति की ओर ये रहनी चाहिए। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने ये संदेश दिया है कि आदिवासी समुदाय के प्रति बीजेपी चिंतित है। तो जनजातीय समारोह का आयोजन इसीलिए केंद्र और राज्य की सरकार कर रही है और अगर आदिवासी समुदाय में कोई समस्या है तो उसे दूर करेगी सरकार। जो कि अपनी परंपरा में विश्वास रखता है, उसे प्रलोभन देकर धर्मांतरित कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर हर तरह की समस्याओं का निराकरण इस तरह के समारोह से कर रहे हैं, जहां बीजेपी ने इन सम्मेलनों के माध्यम से धर्मांतरण की समस्याओं पर अंकुश लगाने की बात कही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि बीजेपी आदिवासियों को आदिवासी नहीं मानती है। ये कौन सी परंपरा है कि पूरा देश आदिवासी दिवस मनाता है लेकिन बीजेपी जनजाति दिवस मनाती है। आदिवासियों से बीजेपी को क्या तकलीफ है और तकलीफ क्यों है? जहां बीजेपी ने आदिवासी दिवस का बहिष्कार कर दिया है, बीजेपी का एजेंडा से छक के आदिवासियों को सावधान रहना चाहिए। तो वहीं धर्मांतरण की बात है तो कानून क्यों नहीं लाती है डबल इंजन की सरकार? ये बड़ा सवाल लगातार कांग्रेस उठा रही है। तो वही बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, ये कहती है। और आज इन्हीं जरा आरोप प्रत्यारोप के इंगित विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे और उससे पहले जरा बीजेपी और कांग्रेस का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है वो सुन लीजिए। देखिए, इस देश की, इस प्रदेश की हमारी सबसे बड़ी आबादी, ये कहें कि सबसे महत्वपूर्ण हमारे आदिवासी जो समुदाय है, निश्चित रूप से चूंकि वो वनवासी क्षेत्रों में रहते हैं, पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं, तो किसी भी सरकार की प्राथमिकता उनकी उन्नति की ओर, उनकी प्रगति की ओर और उनकी चिंता करने की आवश्यकता होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी नेता माननीय विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बनाकर हमने ये संदेश दिया है कि हम आदिवासी समुदाय के प्रति चिंतित हैं, उनकी उन्नति की प्रगति के लिए। और इसीलिए जनजाति गौरव दिवस और विभिन्न प्रकार के इस तरह के दिवस केंद्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद, यहाँ पे हमारी सरकार आने के बाद हम इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और मुझे लगता है यदि कोई समस्या उस जनजातीय समुदाय के अंदर में है तो उसका निराकरण करने की प्राथमिकता हमारी सरकार कर रही है। और इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम करके, और विशेष रूप से जो आपने कहा कि धर्मांतरण, जी, आखिर जो जिस समुदाय के अंतर्गत है, जो जिस अपनी विधा में, अपनी परंपरा में विश्वास रखता है, उसको प्रलोभन देकर उसको दूसरे तरीकों से आखिर धर्मांतरित क्यों किया जाए? धर्मांतरण की भी एक व्यवस्था इस देश के अंदर में है, यदि कोई अपने मन से चाहता है तो। लेकिन जिस तरीके से इसका दुरुपयोग करके लोग प्रलोभन देकर, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाकर उसको धर्मांतरित कर रहे हैं, ये बीजेपी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए हम उनके साथ में बैठकर बातचीत करके कोई समस्या, उसका निराकरण इस तरह के सम्मेलनों के माध्यम से कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो आदिवासियों को आदिवासी मानते नहीं। अभी कौन सा नया परंपरा है कि पूरे देश, पूरे विश्व आदिवासी दिवस मनाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनजाति दिवस मनाती। आखिर आदिवासी दिवस मनाने में इनको तकलीफ क्यों? और इनको परेशानी क्यों? मुख्यमंत्री आदिवासी है, आदिवासी दिवस के दिन एक शेड्यूल तय कार्यक्रम में नहीं जा पा रहे, तो मतलब सीधा सीधा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होते साथ कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको रिमोट कंट्रोल तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आदिवासी दिवस को उन्होंने बहिष्कार कर दिया। इसलिए तो ये हो गया। दूसरी चीज़ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे के साथ चल रही है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासी भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि इनका एजेंडा आदिवासियों के खिलाफ में है, आदिवासी विरोधी है। तो
तो आदिवासी और जनजाति में जो ये पेच फंस रहा है, अब जरा इसको तफसील से समझाने का वक्त आ गया है और इसी के लिए हमारे साथ विशेष मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले आपसे मैं उनका तारुफ करा दूं, जहां चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा देवांगन मौजूद है। शिल्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जसविंदर बग्गा चर्चा में जुड़ चुके हैं। जसविंदर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर मैं कांग्रेस से करूंगी क्योंकि आरोप कांग्रेस की तरफ से आए हैं, बड़े आरोप आए हैं। सबसे पहले तो जानना चाहूंगी, आखिर आदिवासी और जनजाति का मुद्दा कहां से सुलग रहा है, इसके पीछे कितना ज़्यादा मैं वजन इसमें बताऊं और यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही है बीजेपी? पहले आपसे सुनना चाहूंगी। नमस्कार। देखिए, स्पष्ट रूप से कहूं तो भारतीय जनता पार्टी सभी का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि ये सीधे मुद्दों पर, जनता की समस्याओं पर बात नहीं करना चाहती है, उनकी समस्याओं को हल नहीं करना चाहती है और इसीलिए किसी भी तरीके से मुख्य मुद्दों से, मुख्य समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस प्रकार से आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में इनको जनादेश मिला, परंतु अपनी नैतिक जिम्मेदारी ये पूर्ण करने में असमर्थ रहे। शायद सरकार 11 महीने में ही नाकाम सिद्ध हो गई है, असफल हो गई है और इसीलिए जनता परेशान है। चाहे किसान वर्ग हो, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, हर वर्ग परेशान है और इसी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। जमीनी स्तर पर आदिवासी भाई बहनों के हितैषी होने का ढोंग करने वाले भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहूंगी कि हसदेव के जंगल किस तरीके से लगातार डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी क्यों कट रहे हैं, जबकि आदिवासी जनजाति वहां पर उस पर जीवन यापन कर रही है, उनका केंद्र, जीवन यापन केंद्र है उस जगह में, उसके बाद भी। और जमीन हड़पने का कार्य पिछले 15 साल जब इनकी सरकार थी राज्य में, आदिवासी सीधे साधे भाई बहनों की जमीन हड़पने का कार्य किए, फर्जी एनकाउंटर करने का कार्य किए, इनके रोजगार छीनने का कार्य किए हैं, इनके स्कूलों को बंद करने का कार्य किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है, ये कभी संवेदनशीलता नहीं दिखाते हैं और इसी पर बात करने से कतराते हुए ये हर बार आदिवासियों को एक वोट बैंक की तरह उपयोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक समारोह किया जा रहा है लोगों को अवेयर करने का, लोगों के बीच ढांढस भरने का, तो इसमें बुराई क्या है? एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिएगा शिल्पा जी, उसके बाद मैं एक ओपनिंग कमेंट अपने दूसरे मेहमान से भी लूंगी। सम्मान करने और सम्मान देने से हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, परंतु मुख्य मुद्दे जिस प्रकार से आदिवासी भाई बहनों के लिए भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उस पर बात करें और साथ में सम्मान के लिए, जानकारी के लिए फैलाएं, जो अवेयरनेस है वो फैलाएं, परंतु समस्याओं पर मुख्य रूप से ध्यान दें। चलिए ठीक है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो ये मुख्य मुद्दा है जो कांग्रेस उठा रही है वो ये कि जो बीजेपी पार्टी है उसको आदिवासियों से दिक्कत है, इसीलिए जनजाति शब्द उछला जा रहा है। इस पर मैंने बात नहीं सुनी अभी तक कुछ। चलिए आगे इस पर बात कर लेंगे। हमारे साथ जसविंदर बग्गा जी भी मौजूद हैं। बग्गा जी, आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पर क्या दिक्कत है ऐसे? आदिवासी को आदिवासी क्यों नहीं कह सकते? जनजातीय समारोह नाम देने की क्या जरूरत है? देखिए, विषय को भटकाने का विषय है जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता ने किया, मुझे लगता है मैं अपनी बात वहीं से प्रारंभ करूं। उन्होंने कहा कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है और उन्होंने बहुत सारी बातें इस बीच में गिनवा दी। और मुझे लगता है कि जिस विषय पे आज की डिबेट आपने रखी है, मैं भी आज की डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के 11 महीनों के कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान नहीं करना चाहता। ना मैं महतारी वंदन की बात करूंगा, ना मैं 31 रुपए धान की बात करूंगा, 2 साल के बोनस की बात करूंगा, ना युवाओं के PSC की बात करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं उस मुद्दे की बात करना चाहता हूं, उस मुद्दे की आपने चलिए कहिए। मैं तो उस धर्मांतरण के विषय पे अपनी बात रखना चाह रहा हूं, जो बहुत संवेदनशील विषय है। भाजपा कांग्रेस या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से हट के छत्तीसगढ़ के बहुत संवेदनशील विषय है और इसे शिल्पा जी भी स्वीकारती होंगी। मुझे लगता है आपके भी समझ में सारा विषय और मैं भी स्वीकारता हूं कि छत्तीसगढ़ में अगर कोई विषय सामाजिक रूप से कल को आने वाले भविष्य के लिए बहुत संवेदनशील हो सकता है तो धर्मांतरण का विषय है। और धर्मांतरण के विषय में मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं
कि अगर कानून की परिधि में, कानून के दायरे में, संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के द्वारा अगर कोई अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है और कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे धर्म में प्रविष्ट होना चाहता है, तो उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरी आपत्ति स्पष्ट रूप से उस धर्मांतरण में है जो बलात्, जबरन, आजादी के पहले जैसे तलवार के दम पे किया जाता था, जिस प्रकार धार्मिक पुस्तकों को लेके उस सुदूर अंचल के लोगों के बीच जिनके पास शासकीय सुविधाओं का अभाव रहता है, वहां तक सुविधाओं को पहुंचाने के कारण वहां तक कुछ पैसे, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसी छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं को जहां प्रारंभिक काल में सरकार पहुंचाने में असफल रही थी, वहां जो धर्मांतरण का खेल खेला जाता है, खेला जा रहा है, स्पष्ट रूप से आज भी धर्मांतरण का खेल होता है। ऐसे धर्मांतरण के खिलाफ है, समाज को भी खड़ा होना चाहिए और राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी हमेशा जसविंदर जी, आप सब कुछ बढ़िया बोल रहे हैं, बस एक जगह मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है जो सुदूर अंचल में रह रहे हैं या फिर राज्य की स्थापना से पहले बस गए हैं, जिन पर विकास उतना नहीं पहुंचा, या फिर वो अभी भी सुदूर अंचलों में है, सीमा पर है, मेन एरिया मुख्य धारा में नहीं है, सिर्फ उन्हीं का धर्मांतरण हो रहा है। आदिवासियों का भी धर्मांतरण हो रहा है। जनजाति सिर्फ आदिवासी का एक छोटा सा हिस्सा है। आदिवासी एक बहुत समावेशी शब्द है, एक रूप है, और उनका धर्मांतरण यहाँ पर इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो वीक तबके से आते हैं। सिर्फ वो दूर सुदूर इलाके में सिर्फ इसीलिए नहीं थे, इसीलिए सिर्फ जनजाति कहना तो वैसे भी सही नहीं है। नहीं, सुदूर अंचल से मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि जब शासकीय सुविधाएं, सड़क की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, वो सुदूर कहलाता था। आज भी सुदूर शब्द इसलिए कहा जाता है कि वो राजधानी से, मुख्यालय से काफी दूर बैठे हुए हैं। वैसे तो अगर आप बड़े गंभीरता से देखें तो अब तो शहरों में भी धर्मांतरण की आज हम सबको दिखने लग गई है। बिल्कुल, बस्ती बस्ती में धर्मांतरित करने वाले लोग आपको दिखने लग गए होंगे, मुझे भी दिखते हैं। तो मेरा मूल जो पीड़ा का विषय है, ये लोगों को जो बलात् या सुविधाओं के कारण या इस प्रकार से किसी बीमारी के इलाज के बहाने लोगों को धर्मांतरित करके दूसरे धर्म में ले जाने की जो कोशिश हो रही है, वह कोशिश गलत है। और राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी ऐसे धर्मांतरण का हमेशा विरोध करती रही है। और मुझे लगता है हर राजनीतिक दल को, हर सामाजिक संगठन को, समाज में रहने वाले हर तर्कशील व्यक्ति को ऐसे धर्मांतरण का विरोध करना चाहिए। कांग्रेस को भी करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस जब जब सरकार में आती है, ऐसे धर्मांतरण को चोरी छिप के प्रश्रय देती है, बढ़ावा देती है। और देखिए, इस बात का रिकॉर्ड भी है कि जब जब कांग्रेस की सरकारें आई हैं, तब तब धर्मांतरण की संख्या में बढ़ोतरी होती है। सबसे ज्यादा आंकड़े किस सरकार के कार्यकाल में रहे हैं धर्मांतरण के, और सबसे ज्यादा यहाँ पर उन पर दबाव बनाने के, जसविंदर जी, कौन किसके कार्यकाल? हम तो हमेशा, हमारी सरकार रहे या ना रहे, हम हमेशा ऐसे धर्मांतरण के खिलाफ लगातार जन जागरण भी करते हैं और विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। देखिए, अभी हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद भी कोटा विधानसभा में, पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूँ, कोटा विधानसभा में कैसे एक आदिवासी सामुदायिक भवन को प्रार्थना सभा भवन के रूप में निर्मित करने के एक कुत्सित प्रयास वहां हो रहा था। विधायक को भी बुलाया गया था, लेकिन प्रबल प्रताप जी जूदेव के पहुंचने के बाद वहां पर विरोध हुआ और उस जगह को प्रार्थना सभा भवन के रूप में नहीं बनने दिया गया। और सबसे बड़ी चीज देखिए, मैं जिस बात को कह रहा था कि कांग्रेस प्रश्रय देती है, कांग्रेस के विधायक अटल श्रीवास्तव ने साफ साफ इस धर्मांतरण की कोशिश का समर्थन किया है और भगवा कपड़े पहनने वाले को आतंकवाद से जोड़कर एक ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जो उचित नहीं है। और ऐसी भगवा आतंकवाद वाली शब्दावली कांग्रेस के केंद्र स्तर से चलती आ रही है। अटल श्रीवास्तव ने सिर्फ उसको दोहराया है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का प्रश्रय ऐसे लोगों को। ठीक है, चलिए ठीक है, जरा तोड़ तोड़ कर आगे बढ़ेंगे मुद्दों को, ताकि सबकी बारी भी आ पाए और जनता तक ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। इस पर चाहूंगी यहाँ पर टिप्पणी दें आप शिल्पा जी, जवाब चाहूंगी बल्कि, और कृपया करके पहले इसी का जवाब दीजिएगा क्योंकि इससे बड़े मुद्दे हैं और मुझे उन पर आज बात करनी है। जी शिल्पा जी। देखिए, धर्मांतरण की बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, आपने देखा। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ राज्य में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में और राज्य में दोनों में सरकार है, और सुप्रीम कोर्ट के चेतावनी देने के बावजूद भी आपने धर्मांतरण पर सख्त कानून क्यों नहीं बनाए? इस बात का कारण स्पष्ट करने की इनकी कोई भी मंशा नहीं रहती है। ये सवाल शिल्पा जी, ये सवाल मेरा भी है, ये सवाल मैं आगे रखूंगी।
और पहले मैं जानना चाहूंगी कि अभी जो एक मुद्दा उठा था यहाँ पर, जहाँ जिसका जिक्र जसविंदर जी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको रोका गया, जहाँ पर ये पूरा गिरजाघर वाला मामला आया था, इस पर आपके एक नेता ने टिप्पणी करी है, सही बताया था, क्या है ये मामला? देखिए, धर्मांतरण को बढ़ावा देना इनका कार्य है और इसलिए पर्देदारी करने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। ये जो घटना बता रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने के लिए बताते हैं। और साफ दिख रहा है, निकाल लीजिए, चलिए आप डेटा निकाल लीजिए इनके। जसविंदर जी, नाम जानते हैं आप किस कांग्रेस नेता ने ऐसा कहा? उनके विधायक अटल श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी, शिल्पा जी, श्रीवास्तव जी ने ऐसा कहा। धर्मांतरण के जो डेटा है वो आप निकाल लीजिए। शिल्पा जी अभी उस पर मैं आऊंगी, शिल्पा जी उस पर मैं आऊंगी। अभी मैं ये पूछ रही हूँ कि अटल श्रीवास्तव जी है, उन्होंने इस पूरे मामले में समर्थन दिया था, नहीं दिया था? क्या आप जिम्मेदारी ले रही हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, क्योंकि फिर ये हेडलाइन जाएगी जी। धर्मांतरण का विरोध कांग्रेस पार्टी भी करती है, जो इस मुद्दे पे कहा था। बड़ी बड़ी बातें करके पर्देदारी करने की कोशिश कांग्रेस की बिल्कुल नहीं कर रहा हूं मैंने कोट किया है आपके विधायक अटल श्रीवास्तव जी के शब्दों को। नहीं होना चाहिए, मैं कोई पर्देदारी नहीं कर रहा हूं, मैंने कांग्रेस के विधायक अटल श्रीवास्तव जी के शब्दों को कोट किया है। ये 11 साल, अब तो 11वां साल केंद्र में चल रहा है आपका, कम थे क्या? 11 साल कम थे धर्मांतरण को पूरे के विरोध में? आपके 5 साल शिल्पा जी ठीक है ना, लेकिन 5 साल तो वो पे एक बात बताइए ना, कांग्रेस भी तो आई थी ना। आप डेटा निकाल लीजिए, धर्मांतरण लेकिन कानून क्यों नहीं आया? कांग्रेस के कार्यकाल में भी क्यों नहीं आया कानून? केंद्र में भारतीय जनता सरकार है, पूरे देश में 9 राज्यों में धर्मांतरण कानून है, तो पूरे देश में लागू क्यों नहीं किया गया है? 11 साल कम है क्या? वो मैं पूछूंगी, वो मैं जरूर पूछूंगी अभी, लेकिन शिल्पा जी कांग्रेस भी तो आई थी ना पावर में अभी कुछ वक्त पहले ही, तब कानून क्यों नहीं बना? कांग्रेस 5 साल जो राज्य में इन्होंने शासन किया है, परंतु पूरे देश में लागू करने के लिए केंद्र के अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था रहती है। तो धर्मांतरण के विरुद्ध यदि कानून सख्ती से करना है तो वो केंद्र सरकार के द्वारा राज्य में लागू की जानी चाहिए। और धर्मांतरण में सख्ती से क्यों पेश नहीं आते? ऑलरेडी जो कानून है उसमें मैं यही पूछना चाहूंगी कि इनके जो कार्यकाल में धर्मांतरण में सख्ती से कानून व्यवस्था क्यों नहीं लागू की जाती है? ये मेरा जवाब नहीं हुआ शिल्पा जी। चलिए आप ही के सवाल को आगे ले जाती हूँ। जसविंदर जी, ठीक है, सब कुछ ठीक है, इसकी भी मैं सराहना करती हूँ। अभी जो ये आयोजन होगा यहाँ पर उनको भरोसा दिलाया जाएगा, जनजाति को, आदिवासी को, जो कह लीजिए। अब क्या ये काफ़ी है? क्या यहाँ पर एक लॉ की ज़रूरत नहीं है? बार बार आपकी सरकार आती है और इतने राज्यों के अंदर बतौर इस पर एक कानून है, ये हमें उसी जगह पर नहीं दिख रहा है जो एक मेन मुद्दा है छत्तीसगढ़ का, जो आपने भी कहा और हम सब ने भी देखा है, शुरुआत से है, आज से नहीं है, बहुत पहले से है। तो क्यों नहीं आया अब तक कानून? देखिए, अगर मैं आरोप लगाना प्रारंभ करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि 1947 से लेकर 1996 तक कांग्रेस के केंद्र में सरकार रही, क्यों नहीं कानून बना? देखिए, आरोप की बात नहीं है। देखिए, मेरी बात सुनिए जसविंदर जी, मैं सवाल पूछ रही हूँ। सुनिए तो सही। देखिए, मैं तो पार्टी से नहीं हूँ ना, मेरा तो बनता है, मैं जनता के तौर पर सवाल पूछ रही हूँ, क्यों नहीं आया अब तक? मैं आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। बीच में शिल्पा जी के बातों को मैं जानबूझ के रेफरेंस के लिए जोड़ रहा हूँ। सुनिए तो सही, शांति सुनिए। 2004 से 2014 तक भी कांग्रेस की सरकार थी, नहीं आया ना। मतलब मैं इस प्रकार के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में वाकई में नहीं जाना चाह रहा था। वो मैंने पूछ लिया, वो मैंने शिल्पा जी से भी पूछ लिया कि धर्मांतरण के लिए एक कड़ा कानून देश में और प्रदेश में सरकार किसकी भी हो बहुत अपेक्षित है, होना चाहिए। आपने देखा होगा जैसे ही दिसंबर में हमारी सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बनी है, इस साल की शुरुआत में 2024 की शुरुआत में हमने कड़े कानून के ड्राफ्ट को तैयार कर लिया। आपने देखा है इस विषय को, क्योंकि अब सत्र होगा, सत्र में ही तो आएगा ना, सत्र के बाद आप देखिएगा एक कड़ा कानून छत्तीसगढ़ में दिखेगा आपको। मैं फिर से कहता हूं इस बात को। तो आप कह रहे हैं मसौदा तैयार हो गया है, अब कानून आना है।
मैं क्योंकि अब आपकी बात को कोट करके हर बार जैसे ही धर्मांतरण का मुद्दा आएगा मैं कहूंगी जसविंदर बग्गा जी बीजेपी प्रवक्ता है, उन्होंने ये कोट किया है कि मसौदा तैयार हो गया है और अब देखिएगा सत्र में सीधा कानून पेश होगा। ठीक बोल रही हूँ? क्यों नहीं, सरकार गंभीर है। सरकार इस प्रकार के धर्मांतरण के खिलाफ लगातार बात भी कर रही है, सरकार जनजागरण के अभियान भी चला रही है और सरकार इस विषय पे कड़े कानून की तैयारी में भी है। इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं कहने में, लेकिन सुनिए मेरी बात को पूरा। बार बार टोकेंगे तो हो सकता है मेरी मतलब बोलने के क्रम को टूटेगा तो मैं शायद उस विषय से भटक जाऊं। मैं ये कह रहा हूं कि सरकारें अपना काम करेंगी, समाज को अपना काम करना है, लेकिन सरकारों का एक विषय जो है उस चीज को जिसको आपने वीक शब्द का इस्तेमाल किया था, कैसे उस व्यक्ति की कमजोरी को, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, उसे किस प्रकार से सरकारों के विकास क्रम के माध्यम से अपन ठीक कर सकते हैं। हमने क्रम प्रारंभ किया है। अगर हम 3100 रुपए में धान खरीद रहे हैं तो सुदूर वनांचल के किसान का भी 31 रुपए में खरीद रहे हैं और शहर के नजदीक के किसान का भी 31 रुपए में खरीद रहे हैं। अगर महतारी बंधन 1000 रुपए दे रहे हैं तो वनांचल के लोगों को भी 1000 रुपए दे रहे हैं और शहर के नजदीक के लोगों को भी 1000 रुपए दे रहे हैं। और इस प्रकार सरकार की विकास योजनाओं का लाभ आर्थिक रूप से सबल बनाने की कोशिश हम लगातार करते हैं। अपने 15 वर्ष की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार हमने देखी है किस प्रकार ऐसे ही विकास कार्यों के माध्यम से हमने धर्मांतरण के क्रम को तोड़ा है। और अब फिर से विष्णुदेव साय जी की सरकार है, लगभग 1 साल हो रहा है। इस 1 साल में भी हमारी कोशिश यही है कि छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास हो और विकास के माध्यम से हम ऐसे क्रम को तोड़ने में कामयाब हो सकें, इसकी पूरी तैयारी हमारी है। ठीक है, शिल्पा जी के पास जा रही हूँ। शिल्पा जी, अब तो कोई बात ही नहीं है फिर डिस्कशन की, आपकी कोई नाराजगी की। जब बात साफ हो गई है कि मसौदा तैयार हो गया है, जब अभी कानून भी आने वाला है, अब अच्छी खासी यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम कह लीजिए ये भी चल रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? अब तो सब साफ हो गया, अब क्या दुविधा है? देखिए, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। दुविधा सबसे बड़ी यही होती है कि ये दिखावे की राजनीति करते हैं। ये इनके एक विधायक हैं जो आज सांसद हैं, वो उस कार्यकाल से कहते हुए आ रहे हैं, अपने पिछले कार्यकाल से, कि ये जो भी बग्गा जी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि ड्राफ्ट तैयार हो गया है, पूरी तैयारी हो गई है और धर्मांतरण के विरुद्ध कानून लाएंगे। केंद्र, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप अब आपकी सरकार है, आप केंद्र में जाकर क्यों नहीं? जब ये विपक्ष में थे तो भूपेश सरकार के सामने ये बातें रखते थे, आपने कभी केंद्र सरकार से ये बातें की? तो इनका जो चरित्र है, वो जो दो मुखी चरित्र दिखता है, आपत्ति है। हम चाहते कि शिल्पा जी वो सब ठीक है, पर आप पता है आप कांग्रेस को कैसा पोर्ट्रे कर रही हैं कि वो बेहद कमजोर है, वो बहुत मजबूर है, मायूस है, या रही थी उस वक्त। तो ऐसे तो फिर आप सोचिए ना, ऐसे फिर आप क्यों उम्मीद कर रही है कि अगली बार विधानसभा में जीत जाए, चुनावों में कभी, या फिर अभी उपचुनाव है उसमें भी जीत जाए? अगर केंद्र बात ही नहीं सुनेगा, मुद्दों की लड़ाई करेंगे, क्योंकि इनके जो प्रत्याशी और हमारे प्रत्याशी में अंतर, निष्क्रिय प्रत्याशी और एक सक्रिय युवा नेता। तो मैं यही कहती हूँ, कांग्रेस बात करती है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। चलिए ठीक है, मैं 30 सेकंड का वक्त दे रही हूँ, माफ कीजिएगा। अब जरा समय है समापन का, कार्यक्रम के वक्त की कमी है। यही कहना चाहूंगी, धर्मांतरण के विरोध में कानून बनना चाहिए, यही मांग केंद्र से अभी भी करते हैं और डबल इंजन की हम तो बिल्कुल होना चाहिए। जसविंदर जी आपके पास आ रही हूँ सर, 30 सेकंड में आप अपनी बात रखिए, फिर कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाऊंगी। देखिए, डबल एजेंडा की बात, दोहरे चरित्र की बात लगातार शिल्पा जी बोल रही हैं। आपको ख्याल होगा 5 वर्ष के भूपेश सरकार के कार्यकाल में, जब शहर रायपुर में, राजधानी में, पुरानी बस्ती में हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोशिश की थी, तो हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को थाने में मारा गया था और उल्टा उनके खिलाफ रिपोर्ट लिख दी गई थी। और दूसरा बड़ा विषय, क्यों छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी बनते हैं, क्यों YSR रेड्डी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है, क्यों पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है? इसके पीछे का हिडन एजेंडा क्या होता है? क्या आला कमान का, क्यों ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना के भेजा जाता है जो आला कमान के निर्देश में इस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं? ठीक है, बड़े सवाल यहाँ पर उठाए हैं
किसी और दिन इस पर चर्चा भी होगी, लेकिन फिलहाल जो मुद्दा उठाया उस पर तफसील से आपने जानकारी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया जसविंदर जी, शिल्पा जी, इस पर जानकारी पेश करने के लिए, विवेचना करने के लिए। तो आज का जो मुद्दा उठा उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने देखा, लेकिन जो बातें छूट रही थी, जो यहाँ पर मेन मुद्दे की थी, वो कानून है, वो यहाँ पर आदिवासी जनजाति का मुद्दा है, इस पर हमने बात की है। तो अगर आपको यहाँ पर समझना हो तो लेफ्ट राइट सेंटर इस बहस पर ध्यान दीजिएगा। तो फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश।